आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा, एडवाइजर ऑफ द मुंबई जिला उपनगर कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन लिमिटेड, जिसके चेयरमैन हैं सीए रमेश प्रभु हाउसिंग ग्रुप, सेक्रेटरी हैं तेजस्वी घोषालकर। हाउसिंग सोसाइटीज में अवेयरनेस करने का एम रहता है, मुख्य उद्देश्य रहता है हाउसिंग फेडरेशन का। वो हम लोग कर रहे हैं, महासेवा तो करती है, लेकिन फेडरेशन का भी काम है, तो फेडरेशन भी के नेतृत्व में कर रहे हैं पिछले, और इसके मेंबर भी बन सकते हैं आप। आपको वो यूट्यूब चैनल भी मैं चैट बॉक्स में शेयर करूंगा, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये तमाम वेबिनार के सब वीडियो आप उससे देख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन फाइनेंशियली वाइबिलिटी ऑफ द रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। आपकी हाउसिंग सोसाइटी का, पुरानी हाउसिंग सोसाइटी का रीडेवलपमेंट करने जाते हैं, तो उसका सबसे बड़ा अहम रोल होता है कि उसका फाइनेंशियली वाइबिलिटी क्या है, कितना प्रॉफिट होगा, क्या होगा, कितना मिलेगा, कितना बिल्डर हमको देगा। ये सब चीज जानने के लिए आज की जो कीनोट स्पीकर है सीए जूली पलांडे हमारे साथ मौजूद है, प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट है। जूली, आपका स्वागत है, प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच। वेबिनार सीरीज, Julie is a chartered accountant with a strong focus on the financially analysis advisory of the real estate sector. She works closely with housing societies and stakeholders to evaluate financially feasibility of the redevelopment project. Her work helps decision maker understand the true financially potentials of the project. जूली पलांडे जी, आपका स्वागत है, प्लीज वेलकम। प्लेटफॉर्म आपके हवाले, और आपकी जो पीपीटी है आप शेयर करें। प्लीज वेलकम सीए जूली पलांडे। Thank you so much, Sunil Sharma sir, for such a warm introduction. First of all, I would like to thank Prabhu sir and Sharma sir for giving me this opportunity to speak on this platform. MNS को मैं भी काफी साल से follow कर रही हूँ, and apart from gaining lot of knowledge, I am also a huge fan of Sharma sir. You are hosting and you are शायरी. So thank you so much for giving me this opportunity to speak. Let's begin with the presentation. तो मेरा presentation जो है, the entire thing, जैसे हम 640 तक try करेंगे उसको complete करने का। इसको हम दो parts में divide करेंगे। First part will be understanding the importance of financial viability of for redevelopment project, and मैं बाद में एक जो project का report है उसके बारे में भी डिस्कस करूंगी, लाइव डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, ताकि हम जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं आज के कार्यक्रम में उन सबको पता चले कि ये एक्चुअल में रिपोर्ट होता कैसे है। Let us first understand why financial viability is important for redevelopment, and let us understand this with a small story. There are two societies which want to go into redevelopment. There is a society A which is a 30-year-old structure in western suburbs, but they had a successful outcome of delivering modern homes within 4 years from start to completion. Whereas another society B never started. 7+ years gone into negotiation and the outcome was zero. This happened only because the financial viability of the project was not checked by the society before entering into the negotiations. If we want to understand the statistics in redevelopment, right now 16,000 plus old and dilapidated buildings are eligible for redevelopment in Mumbai. The construction cost has also increased by 40% in the past 5 years, and on an average there are 10 plus years where the projects are being stalled. The main reason for these stalled projects is because the cash flows are not properly planned. फर्स्ट तो रीडेवलपमेंट का इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि अभी हमारे लिए हम मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं, बेटर फैसिलिटीज चाहते हैं। पुराने जो बिल्डिंग्स बने थे वो पार्किंग और एमिनिटीज को मद्देनजर रखते हुए नहीं बने थे। 30 इयर्स अगो सबके पास कार्स नहीं थी, लेकिन अभी सबके पास कार्स है। तो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न अकोमोडेट करने के लिए, पार्किंग और बेटर फैसिलिटीज के लिए सोसाइटीज रीडेवलपमेंट में जाना चाहती है। दूसरा एक कारण है कि जो बिल्डिंग्स है वो बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हैं, रिपेयर्स का खर्चा इतना ज्यादा है कि रीडेवलपमेंट ज्यादा सेंसिबल ऑप्शन लगता है, और आज की जो ग्रोइंग फैमिलीज है उनको भी लार्जर होम्स चाहिए, इसलिए रीडेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है। लेकिन इस पूरे केस में द चैलेंजेस दैट आर बीइंग फेस्ड आर कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बहुत सारे साल तो सिर्फ नेगोशिएशन स्टेज में ही अटके रहते हैं और कभी प्रोग्रेस ही नहीं हो पाता। फाइनेंशियल नॉन वायबिलिटी जो होती है वो प्रोजेक्ट को ब्लॉक कर देती है, और ये नंबर 1 रीजन है कि कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाता, या शुरू भी हो जाए तो बीच में ही स्टॉल हो जाता है।
रीडेवलपमेंट का जो सक्सेस है दैट डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द फिजिकल पॉसिबिलिटी। सिर्फ कंस्ट्रक्शन करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, पर क्या वो कंस्ट्रक्शन एक फाइनेंशियली अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन है फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स दैट आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। Now, what is financial viability? It is nothing but whether a redevelopment project is generating enough revenue to cover all the construction and redevelopment cost while also providing reasonable profit to the developer. कोई भी डेवलपर ऐसे प्रोजेक्ट नहीं करना चाहेगा अगर उसको उसमें से प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा। कोई डेवलपर आपके बिल्डिंग को अप्रोच करता है तो उसका फर्स्ट रीजन ये होगा कि वो उस प्रोजेक्ट से पैसे कमाना चाहता है, बिकॉज विदाउट प्रॉफिट नोबडी इज गोइंग टू डू बिजनेस and redevelopment is also a business. Viability के equation में revenue and cost are very important and the developers are expecting a margin of somewhere between 18% to 25%. If the project is not financially viable, developers will not undertake it regardless of how desirable the location is or how urgent the need is. Viability is determined by the numbers, not by emotions. And both the societies and developers, they need attractive returns. And that is why understanding financial viability is a very realistic expectation and it is very important for us to have everything calculated properly. One of the main reasons viability will also give us the quantitative analysis of the project based on all the data and the calculations that are being done. There will be mutual benefit that is win-win for all the parties, society as well as developer, दोनों को भी फायदा होना चाहिए और प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट होना चाहिए विद इन अ गिवन टाइमलाइन। अगर किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए 10, 12, 15 साल लग रहे हैं तो 10, 12, 15 साल में बहुत सारे इक्वेशंस चेंज हो जाते हैं एंड प्रोजेक्ट जो पहले वायबल लग रहा था और जो यूजफुल लग रहा था वो अचानक से एकदम नॉन वायबल बन जाता है। इट ऑल्सो लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन टू द डेवलपर एज वेल एज मेनली टू द सोसाइटी, बिकॉज उन्होंने अपना घर छोड़ दिया होता है। समटाइम्स दे आर ऑल लिविंग ऑन रेंट, रेंटल कॉस्ट एंड एवरीथिंग इज नॉट बीइंग प्रोवाइडेड बाय द डेवलपर। सो हु आर द की स्टेक होल्डर्स इन रीडेवलपमेंट? So developers तो है ही, society members the first most important key stakeholders. Then we have financial institutions because developers अगर खुद equity नहीं ला पा रहे हैं तो वो financial institutions को approach करेंगे, banks को approach करेंगे, private investors को approach करेंगे. Then is government. रेरा में redevelopment projects जो है उनका registration mandatory होता है तो government is also a stakeholder. Also architects are stakeholders and other professionals such as lawyers are also the stakeholders in redevelopment projects. The housing society members, they seek better home and better amenities. Developers, of course, require profitable returns. Architects, consultants, they design and manage the project. The financial institutions provide project financing and government authorities are important for approvals such as BMC है, MHADA है, अगर थाने में प्रोजेक्ट है तो TMC है, रेरा अप्रूवल्स आते हैं. That is why redevelopment success depends on alignment and coordination between all the stakeholders. Every party has different interests that must be balanced for the project to become viable. The three pillars of financial viability in a project are first the project cost. किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जो मेन कॉस्ट होता है, सबसे बड़ा कॉस्ट होता है कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट. फिर होता है कॉर्पस पेमेंट्स, rent compensation to the existing society members, approval fees, consultant fees, contingency fees is also an important part कि कभी प्रोजेक्ट में कुछ इश्यूज आ जाए या कोई कॉस्ट बढ़ जाए ड्यू टू एनी रीजंस, ड्यू टू एनी इकोनॉमिक फैक्टर्स, तो कंटिजेंसी कॉस्ट भी एक इम्पोर्टेंट कॉस्ट होता है प्रोजेक्ट का जो रेवेन्यू होता है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है FSI कैलकुलेशंस जो आर्किटेक्ट्स करके देते हैं, जिसमें सेलेबल एरिया कितना है जो डेवलपर सेल करके अपना प्रॉफिट कमा सकता है वो आर्किटेक्ट के रिपोर्ट से ही पता चलता है. मार्केट प्राइस पर स्क्वायर फीट, द TDR बेनिफिट्स, SI because the market is not able to fetch good price for the project, then revenue कहाँ से जनरेट होगा.
The third pillar and the most important pillar is the profit to the developer. Now, developers are usually expecting a profit between 18 to 25%. Anything below that makes the project unattractive for them because they are putting in so much energy, so much efforts, and below 18% margins are not very attractive to take such a risky project. It compensates, of course, for risk. Then there is market volatility based on which the profit may differ. Approval delays agar ho gaye, then again the same project will become unattractive. There are construction risks, there are financing costs, the construction risk and other things might include prices जो है वो बढ़ सकते हैं, which will again cause the profit margins to go down. So all in all, if a project has to become financially viable, the cost has to be less, the revenue has to be more, and the profit has to be balanced to make this project a viable project. Now let us see some major cost components in redevelopment. Construction cost जिसे बोलना है, it is the largest component जिसमें materials, labor, finishing वगैरह सब आता है, and it takes about 45% of the total cost. Corpus and compensation जो one time corpus society members को दिया जाता है, plus monthly rent during the entire construction, that takes about 20%. Approval and regulatory cost, that is BMC scrutiny fees, development charges, registration will take about 10%. Professional fees of architects, PMC, legal and financial consultants make up to 8% of the total cost, and contingency and finance will take about 17%, and where we can expect interest rate of 8.4 to 9.5%. Depending upon the market condition, the interest rate can also go high. Also, जो डेवलपर ऑनबोर्ड हो रहा है उस डेवलपर की जो फाइनेंशियल हेल्थ है एंड डेवलपर का रेप्यूटेशन है उसके हिसाब से भी इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा डिफर कर सकता है एंड कैन गो अप टू 12 to 15%. Now, let us talk about the revenue model in a redevelopment project. The most important part for revenue is the FSI. Depending upon the land, different types of the FSI total is calculated. This is done by the architects who are expert in this area to understand the FSI and to give us the proper FSI. So FSI is the most important part for revenue generation. So here, like you can see, the sale area will be from total FSI. Usme se one part will go to the existing members and a remaining part will be available to the developer to be sold. The market price will depend upon the location. The revenue will be the sale area into the market price. Now, this is a data for 2025. You can see South Mumbai where premium pricing is charged. So from 35,000 to 60,000 per square feet. Juhu and Bandra, Juhu, Worli will have about 25,000, 45,000. Depending upon the area, we can see different price ranges. The average in Mumbai will be from 8,000 to 27,000. So we can see that revenue is primarily driven by FSI utilization and the market location. So prime locations जो होती है उनका कम FSI में भी high revenue generate हो सकता है क्योंकि उनका per square foot जो value है वो बहुत high है. इसलिए कभी कभी अगर FSI कम भी मिल रहा है तो भी प्रोजेक्ट बहुत ही अट्रैक्टिव और वायबल हो जाता है क्योंकि पर स्क्वायर फुट रेवेन्यू जो है वो उसमें बहुत ज्यादा है इन लोकेशन सच एज साउथ मुंबई. Now, why profit matters? Because the developer is taking huge risk for 3 years to complete a project. For him to make this project and for it to make sense, to compensate for the risk, this profitability is very important. It also attracts investment because developers also needs return. Then it also ensures that the project gets completed on time. What are the key risk factors for a redevelopment project? First is approval delays. Anywhere, if the approval takes long time, then 6 months to 3+ years can go in delays. Cost can also escalate if the project gets delayed. We have seen in the previous slide that 40% costs have increased in the past 5 years. So imagine if a project gets delayed by 2 years. So already a project is for 3 years. If it gets delayed by 2 years, the cost will escalate and suddenly the project will become
very unattractive or financially unviable, leading to stalling of the project and leading to frustration of the developers and more importantly frustration of the society members who have given up their homes and who are living on rent somewhere. Also, market slowdown will affect the sales velocity. So here you can see, if we look at less than 15% profit margin is a very risky proposition. 18 to 25% is ideal, and more than 30% is an excellent return on the redevelopment project. If the projected profit falls below 18%, most of the developers will reject the project regardless of other attractive features. This is why financial feasibility analysis is very critical before approaching the developers. Now, why many redevelopment projects fail? First of all, unrealistic expectations. Now, let's be real. Some society members, they demand compensation which is very unrealistic. They want features and they want amenities which is not viable for that project, and hence the project becomes very unattractive and developers are not ready to take up such projects. Sometimes excessive corpus demands. Now, corpus requirements that exceed 15 to 20% of the project cost can render the redevelopment financially non-viable. Then there are approval delays, which will again increase the cost and erode the developer's interest. Rising construction cost, market slowdown because real estate market downturns reduce sales velocity and developer confidence in new projects, and poor financial planning. Lack of comprehensive financial feasibility analysis leads to unrealistic project assumptions. What is the solution for this? The financial viability analysis. Understanding the financial viability before starting negotiations helps avoid these issues. अगर प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ही हमें पता हो कि वो प्रोजेक्ट में हमें क्या रिटर्न मिलने वाला है या हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमारी प्लानिंग बेटर हो सकती है, कैश फ्लोज बेटर प्लान किए जा सकते हैं और ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है उसको सक्सेस बनाया जा सकता है फॉर एवरीबडी इन्वॉल्व्ड इन द प्रोजेक्ट. अ प्रोफेशनल feasibility report is a report which will help to identify potential problems early, and it will provide realistic expectations for all the parties. The current practice. So currently the architect's feasibility report. So now architects provide plot potential analysis, they do FSI calculation, they do building design, and they give multiple options also, and the estimated sellable area, because of which we can understand the technical accuracy, that is the precise measurements and calculations, regulatory compliance such as adherence to DCPR 2034, and for other than Mumbai we have UDCPR with 2020, then design visualization which will help the members understand outcomes, and FSI optimization which will allow for maximum development potential. But the architect's report is incomplete when it comes to decision making. It is the most important, it is the first step for deciding whether to go or for the project or not, but for decision making, economic viability of a project is more important. So architect's feasibility report focuses on physical and regulatory feasibility, that is what can be built. However, they do not fully analyze the financial viability, that what should be built from an economic perspective. And this gap leads to projects that are technically possible but financially unattractive to the developers. So the missing piece, if we look at what is missing, then that the missing piece is the financial feasibility analysis or financial viability analysis. Financial viability analysis will give a detailed cost estimation. It will give revenue projections. It will give cash flow analysis. It will give profitability assessment. It will give risk evaluation, sensitivity analysis, and market-based pricing. So for a complete picture requires both. A comprehensive redevelopment assessment requires both architecture and financial feasibility. Only then the societies can make an informed decision and negotiate effectively with the developers. We can, here's an example where we have taken cost estimation. Let's say the project cost is 45 crores, the total revenue is 62 crores, and the developer profit is 17 crores. So this will give us a profit margin of 21.5%. Here is a sample financial feasibility model. We will be going a little deeper into a financial feasibility model that I have already prepared so as to better understand the financial feasibility. But this is just a shorter version of how it is. Plot area is 2,500 square feet, 20 families,
Total FSI is 2.5, so that gives a sellable area of 35,000 square feet. Market price is assumed to be 25,000 square feet, and construction cost is 3,500 per square feet. This gives a total revenue of 87.5 CR, total cost of 68.3 CR, a net profit of 19.2 CR, which gives an attractive profit margin of 22%. This is a short 36-month cash flow graph, which shows the cumulative cost. The cost is high in the beginning, and towards the end it goes down. The revenue is low in the beginning and high towards the end of the project. Now, this financial feasibility report is not only for developers to evaluate their proposals, but it is also for the societies to evaluate the proposals which are given by the developer. So it will help them objectively assess of whether the developer offers are fair and viable, and it will prevent acceptance of any unfavorable terms. It will also ensure that people in the society have realistic expectations, which will prevent demands for excessive corpus or compensation, which could delay the project viability. The societies will be in a better negotiation position because they will have a complete end-to-end knowledge of the project economics, which will strengthen the society's position in the developers' discussion. It will also have improved transparency, that is, clear financial picture will help members understand what are the project constraints and what are the possibilities. Long-term sustainability ensures projects that can be completed without any mid-course financial crisis and faster project completion. So it will lead to realistic planning from the start, which reduces the delays and accelerates timelines to new homes. So the bottom line is a financial feasibility report is an investment in the project success. The cost of the project is actually minimal compared to the value of avoiding failed negotiation, delays, or accepting unfavorable terms that could cost crores later on. So successful redevelopment projects are not only built with concrete and steel, but they are built on strong financial foundations. Understanding the viability will help both the societies and developers to make better decisions, avoid costly delays. I think my presentation for this is done, but now I would like to show you an actual financial feasibility report, so everybody is aware benefit of that report. So this is one report that I have prepared. If I am to tell you, this is the overview of the project, where the society related expenses, the hard cost, which is the construction cost, the soft cost, that is the cost of the consultants, legal, PMC, and other costs. Then we have the debt service construction, that is the interest cost that is going to be incurred by the society or the developer if they take up this project. And this is the capitalization table. So first, let us start with assumptions. For any redevelopment project, we will first understand what are the assumptions. So first, we will be calculating the project area statement, which will help us understand the total area, that is the total potential for construction. Then we will find out what is the existing area that is to be given to the society and the developer sellable area. Redevelopment project में सबको पता है एक part society को जाता है जो उनका existing area होता है, उस पर over and above उनको एक additional area दिया जाता है, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं. तो यहाँ पे अगर 20% area दिया तो क्या होगा प्रोजेक्ट में? इसमें हमारे पास ड्रॉप डाउन होते हैं. नेगोशिएशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर सोसाइटी को 20% दिया तो कितना प्रॉफिट होगा, अगर 30% दिया तो क्या चेंज होगा, अगर उससे ज्यादा 35% दिया तो क्या चेंज होगा. डिपेंडिंग ऑन दिस परसेंटेज इन दिस रिपोर्ट वी कैन सी कि कितना परसेंटेज अगर सोसाइटी को देंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे वो अफेक्ट करेगा. तो डेवलपर सेलेबल एरिया है. नेक्स्ट होता है इनकम फ्रॉम प्रोजेक्ट सेल्स, जिसमें पूरे प्रोजेक्ट में हम लोग एरिया प्लस जो पार्किंग इनकम होती है उसको कंसिडर किया जाता है. यहाँ पे हम लोग सेल्स जो होता है उसमें अजम्पशंस लेते हैं कि 3 इयर्स में कितना कितना सेल होने वाला है, इससे रेवेन्यू कैसे फ्लो होगा. उसके assumptions based on the developers inputs and based on some market analysis we have to take these assumptions. Apart from that हम जो दूसरे कॉस्ट होते हैं जैसे कि रीलोकेशन कॉस्ट होता है जो हम टेनेंट्स एंड सोसाइटी को देते हैं, वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो होता है उसके भी
जो एक शेड्यूल बनता है जिसमें हम बताते हैं कि कॉस्ट कैसे कैसे अलोकेट किया जाएगा फर्स्ट 4 मंथ्स में। जैसे यहाँ पे फर्स्ट 4 मंथ्स में 20% कॉस्ट होगा, फिर 8% होगा नेक्स्ट 3 मंथ्स में, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हम कॉस्ट को ओवर द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल अलोकेट करते हैं। सिमिलरली कंसल्टेंट चार्जेस, मार्केटिंग एंड सेल्स कॉस्ट होता है, जो जीएसटी लगता है इन केस ऑफ रीडेवलपमेंट, आरसीएम बेसिस पे ऑन अनसोल्ड यूनिट्स, उसे भी कंसिडर किया जाता है। कंस्ट्रक्शन लोन को भी कंसिडर किया जाता है, और जो एडमिन स्टाफ कॉस्ट है उसे कंसिडर किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इवन अप्रूवल कॉस्ट एंड अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। किसी भी प्रोजेक्ट में, यहाँ पे हमने बताया है प्रोजेक्ट कैपिटल स्टैक, किसी भी प्रोजेक्ट में 3 ही जगह से पैसे आ सकते हैं, या तो इक्विटी से आएंगे, या तो लोन से आएंगे, या तो सेल्स प्रोसीड से आएंगे। तो यहाँ पे हम क्लियरली इस रिपोर्ट में देख सकते हैं, इफ आई एम अ डेवलपर तो मुझे 21% इक्विटी डालना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन लोन मुझे 21% लेना पड़ेगा, एंड सेल्स प्रोसीड से मेरा मेजर जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है और दूसरे भी सारे कॉस्ट है, वो सारे जो है वो सेल्स प्रोसीड से सेटिस्फाई हो पाएंगे। यहाँ पे बाजू में ही हम बताते हैं यूटिलाइजेशन कैसे होगा। हार्ड कॉस्ट जो है वो 56% है, सॉफ्ट कॉस्ट 31% है, सोसाइटी रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है वो 9% है, और जो डेट सर्विस कॉस्ट है वो 4% है। अजम्पशन शीट से हमें बेसिक आइडिया आ जाता है कि मेरे इनकम कहाँ कहाँ से आने वाला है और वो कहाँ पे यूटिलाइज होने वाला है। इस पूरे अजम्पशन से जो हम बनाते हैं वो है फोरकास्टेड कैश फ्लोज, जो 36 मंथ्स के लिए बनाए जाते हैं, या जो भी प्रोजेक्ट अगर 24 मंथ्स का है, 30 मंथ्स का है, तो हम पूरे पीरियड के लिए इनफ्लोज बनाते हैं। उसके बाद हम हर एक एक्सपेंस का आउटफ्लो बनाते हैं, और उसके बेसिस पे कितना इक्विटी, जैसे आप देख सकते हैं कि सेल्स प्रोसीड्स कितना है, कंस्ट्रक्शन में कितना लगने वाला है, लोन रीपेमेंट में कितना लगने वाला है, और कितने फंड्स जनरेट करने पड़ेंगे। हर प्रोजेक्ट के लिए कंस्ट्रक्शन लोन बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट मिलेगा ही ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी प्लिंथ लेवल होने के बाद ही बहुत सारे बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो फंडिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो ये रिपोर्ट से हमें पता चलेगा कि मेरा लोन एग्जैक्टली कौन से डेट पे किक ऑफ होगा, जिससे हम रीजनेबली पता कर सकते हैं कि मुझे कंस्ट्रक्शन के लिए कितना लोन जरूरी है, मुझे वो लोन कब कब लेना है। फॉर एग्जाम्पल, बैंक ने 5 करोड़ का लोन सैंक्शन किया है, तो मुझे 5 करोड़ डे 1 पे नहीं लेने हैं। अगर मैं 5 करोड़ डे 1 पे ले लूंगी तो मेरा जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो डे 1 से शुरू होगा। अगर मैं ये रिपोर्ट बनाती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि मुझे 10वें महीने में मुझे शायद 1 करोड़ लगेंगे, फिर 12वें महीने में मुझे 50 लाख लगेंगे, जिसकी वजह से हम लोग जो अपना इंटरेस्ट का प्लानिंग है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हमारा जो इंटरेस्ट कॉस्ट है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। मैक्सिमम जो कंस्ट्रक्शन के लिए खर्चे हैं वो या तो हम जो सेल प्रोसीड्स है उसमें से निकाल सकते हैं, या तो हम इक्विटी डाल सकते हैं। दूसरा जो डिसीजन मेकिंग में इसका यूज हो सकता है वो है कि मुझे कितना इक्विटी लगेगा। अगर मुझे डे 1 पे ही पता चले कि मुझे लेट्स से 5 करोड़ इक्विटी लगने वाला है, देन आई कैन अरेंज दोज फंड्स। इधर मैं खुद वो फंड्स इक्विटी डाल सकती हूँ, या तो फिर जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट है वो भी मेरे इक्विटी में मैं इंक्लूड कर सकती हूँ। दैट इज आई कैन गिव इक्विटी टू समवन एल्स आल्सो हु माइट बी इंटरेस्टेड। तो ये वाले रिपोर्ट में हमें फंड्स कितने जनरेट करने पड़ेंगे थ्रू इक्विटी ये पता चलता है, थ्रू कंस्ट्रक्शन लोन, एंड हाउ मच वी विल बी एबल टू सेटिस्फाई फ्रॉम आवर एग्जिस्टिंग सेल्स। This will also help us understand 2-3 things. First is XIRR पूरे प्रोजेक्ट का। जैसे इस प्रोजेक्ट में XIRR 37.7% दिख रहा है, इक्विटी मल्टीपल 2.55 टाइम्स, एंड प्रॉफिट दिख रहा है 27 करोड़। अगर मैं यहाँ पे सोसाइटी का जो शेयर है उसको 20% से बढ़ा के 30% कर दूं, तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट देखिए 37% से गिर के 32.4% पे आ गया, और मेरा इक्विटी मल्टीपल जो है वो 2.3x हो गया। तो ये रिपोर्ट जो है वो डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी रिपोर्ट में हम आगे अगर देखें तो सॉफ्ट कॉस्ट का ब्रेकअप दिया है, हार्ड कॉस्ट का ब्रेकअप दिया है, ईयर ऑन ईयर मेरे क्या कॉस्ट रहने वाले हैं वो भी हम बताएं, यहाँ पे शो कर सकते हैं। बजट का समरी हो सकता है, सोसाइटी के जो भी एक्सपेंसेस है उसे कैलकुलेट किया जा सकता है, स्टैम्प ड्यूटी, सैंक्शन एंड अप्रूवल कॉस्ट भी हम यहाँ पे बता सकते हैं।
तो बेसिकली ये एक डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट से हम डिसीजन मेकिंग बहुत ही ट्रांसपेरेंटली कर सकते हैं एंड अगर कोई प्रपोजल हमें आता है तो उसे भी इवेल्युएट किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच चार्टर्ड अकाउंटेंट जूली पलांडे जी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया और मेरे ख्याल से ये प्लेटफॉर्म पे हमारा इस तरह का एज ए चार्टर्ड फाइनेंशियली इस तरह से वाइबिलिटी कैलकुलेट करना मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम है। इस टॉल प्रोजेक्ट में मैं काफी सारे दिनों से मैं वॉच रख रहा हूँ, देख रहा हूँ। जूली, तो क्या कहेंगे, मैक्सिमम जो स्टॉल प्रोजेक्ट होते हैं उसमें ओवर ट्रेडिंग या फिर वो जो यहाँ का पैसा वहां पे इस्तेमाल करना, बहुत सारी चीजें, यदि इस तरह से एक प्रोजेक्ट गो हेड करे तो वहीं का पैसा वही चीजें होगी। जैसे रेरा में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, और वो कैसे स्टॉल प्रोजेक्ट नहीं हो, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले अगर हमें स्टॉल प्रोजेक्ट का जो रीजन है वो मैंने अपने पीपीटी में जो एक्सप्लेन किए हैं वही रीजंस है। अनफॉर्चुनेटली मैं अगर रियलिटी के बारे में बात करूं तो हमारे यहाँ हमारे जो डेवलपर क्लाइंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा मोटा मोटा बात करते हैं। तो हमारे यहाँ कैसे होता है, वी आर नॉट गोइंग इनटू द फाइन डिटेल्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट। हमारे यहाँ नंबर्स पे बहुत कम बात की जाती है और सब लोग अपने दिमाग में रखते हैं कि इतना पैसा आएगा उतना पैसा जाएगा, जिसकी वजह से प्रॉपर प्लानिंग की नहीं जाती। अभी रेरा कंप्लायंसेस में की वजह से, विच इज अ वेरी गुड थिंग, 70-30 जो बैंक अकाउंट आया है उसकी वजह से, एंड अगर हम ऐसा रिपोर्ट शुरुआत में ही बना के रख दे, प्लस एक्चुअल में जब खर्चे होते हैं तो टाइमली, लेट्स से मंथली या क्वार्टरली मॉनिटरिंग करे तो हमारा प्रोजेक्ट जो भी प्रॉब्लम्स है ना वो हम पहले ही डिटेक्ट कर पाएंगे। मार्केट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जैसे वॉर सिचुएशन आ गया या कुछ और प्रॉब्लम हो गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो ये उसकी वजह से हमारे प्रोजेक्ट पे क्या असर होगा ये हम पहले ही पता कर सकते हैं, तो प्रोजेक्ट स्टॉल होगा ही नहीं। एक्चुअली कंटीजेंसी वाला जो है फंड वो कितना परसेंट में रहता है? डिपेंड करेगा। देखिए, अभी हम लोग उसको 10% तक रख सकते हैं, 5 to 10% तक का हम कंटिजेंसी लेके चल सकते हैं। मैडम, सीए उन्मेष नार्वेकर। हेलो सर। रीडेवलपमेंट का हर प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्ट्रेशन होता है कि जरूरी नहीं है? 500 स्क्वायर मीटर्स तक का अगर प्रोजेक्ट है या 8 यूनिट्स है तो रेरा में रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। अभी हर प्रोजेक्ट मोस्टली उससे बड़ा ही होता है। प्लस अगर आपको एडवर्टाइजमेंट करनी है तो आपको छोटा प्रोजेक्ट भी क्यों ना हो, फिर भी आपको रेरा रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। ओके, एंड वन लिंक क्वेश्चन विद दैट, अभी काफी सारे प्रोजेक्ट्स हम देखते हैं, जैसे ही रीडेवलपमेंट का डिस्कशन चालू हो जाता है और मैं भी दे गो फॉर इवन आईओडी वगैरह के लिए जाते हैं, बट बिफोर गेटिंग आईओडी सीसी ऑल्सो दे स्टार्ट कलेक्टिंग दी मनी फ्रॉम लाइक एडिशनल एफएसआई, एडिशनल किसी को फ्लैट का एक्सटेंडेड एरिया चाहिए या एक्स्ट्रा फ्लैट लेना है, तो दे स्टार्ट कलेक्टिंग द मनी। हाउ इट इज, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग? प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही पैसे लिए जा सकते हैं। It should be after registration only, but without that they start collecting and बोलते हाँ ठीक है, अभी आपको रेट कम मिलेगा, बाद में ज्यादा बढ़ जाएगा तो ज्यादा रेट होगा। ऑल दिस टैक्टिक्स आर बीइंग यूज्ड बाय द बिल्डर्स, और मे बी समटाइम्स सेल्फ डेवलपमेंट भी जब करते तभी भी इंटरनल कमिटीज डू स्टार्ट डूइंग सच थिंग्स। हाउ फार इट इज राइट? सेल्फ रीडेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट होते हैं, अगर उसमें एडवर्टाइजमेंट नहीं करने वाले हैं आप, मतलब कुछ बाहर किसी को बेचने नहीं वाले हैं, तो रेरा रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता। उस केस में पहले ही पैसे लेना लॉजिकल होता है, क्योंकि सेल्फ रीडेवलपमेंट के लिए शायद इनिशियली कॉर्पस की जरूरत पड़े for the project, to start for approvals and everything. There it makes sense, but in other projects जो builders की practice रहती है कि वो लोगों को बोलेंगे कि आप अभी दे दो, and बहुत सारा coercion या ऐसे misguide किया जाता है, वो सही नहीं है। प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के बाद ही पैसे लिए जा सकते हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम सर। थैंक यू सीए जूली पलांडे। आर्किटेक्ट वैशाली जोशी जी, प्लीज वेलकम मैडम। व्हाट वाज द इक्विटी मल्टीपल? इक्विटी मल्टीपल मतलब अगर मैंने 1 रुपया डाला है तो पूरे प्रोजेक्ट में मुझे कितना वापस मिलेगा। अगर 2.5 मेरा है तो 1 रुपी डाल के मुझे 2.5 is what I am earning over the period of the project. That is what equity multiple is. Yeah, Julie, it was a nice presentation. Thank you. I would like to add one small thing. Is that okay with you?
Yes, yes, absolutely. Like as you said that the architect's initial report has the plot potential, absolutely correct. But feasibility report which architects give also calculate till the profitability, because they know the current rates and ready reckoner rates and whatnot. And definitely the financial support is needed after that, how to raise the money, and the rest of the things which you definitely guided and told. But the initial feasibility report, which is demanded from architect, do need the financial projections till the profitability calculation, because otherwise the report is incomplete. Okay, I get you. I get you. So whatever the profitability you give, we have to actually expand on it Yes, over the you have to life actually of the correct, project. because that is a moti kind of a figure. Then Yeah. when you go in detail and give the detailed reports and stage wise projections and cash flow calculations and all those things. थैंक यू वेरी मच किशोर मिरचंदानी साहब और सभी जो लोगों ने कमेंट्स किए हैं, थैंक यू वेरी मच। और मैं आपको एक खास बात बता दूं कि जैसे जूली ने तो बताया है, लेकिन सेल्फ रीडेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट हुए हैं और हमने सक्सेसफुली स्टोरी डाली है उन लोगों से बात करके सोसाइटी से, तो जूली उन लोगों ने जो सीनियर सिटीजन थे उन लोगों ने अपना 1 करोड़ 1.5 करोड़ ऐसा इस तरह से करके कंट्रीब्यूट किया उन्होंने सेल्फ रीडेवलपमेंट बिफोर आईडीसीसी के लिए अप्लाई करना था उनको। फंड मुंबई बैंक आफ्टर देती है 90% 95% फंड देती है, लेकिन 5-10% वो आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, तो वो सबसे बड़ा सेल्फ रीडेवलपमेंट उन लोगों ने सबने कंट्रीब्यूट किया। आज उनका बिल्डिंग बन के तैयार है और उन्होंने जो 1-1.5 करोड़ डाला था वो आज डबल हो गया है, तो वो एक अच्छी चीज रहती है कि वो सोसाइटी ने डिसीजन लिया कि आज हम ये रेट में दे रहे हैं हमारे लोगों को, हमारे मेंबर्स को, और सेल्फ कंट्रीब्यूशन के माध्यम से उन्होंने पूरा बिल्डिंग कंप्लीट कर लिया इस तरह सेल्फ रिटर्न। कहीं ना कहीं आप सभी हाउसिंग सोसाइटी को ये जूली पलांडे जी की ये जो रिपोर्ट है इसकी फाइनेंशियली वाइबिलिटी बहुत मदद करेगी, उनसे मिल सकती हैं आप, नंबर अपना शेयर कर दें। और एक बात कहना चाहूंगी, सिंस रेस्ट ऑफ द पीपल आर देयर, जुइली ने भी बीच में वो पॉइंट मेंशन किया था। एक्चुअली ये जब रिपोर्ट आती है ना, उसके बाद में लोगों को, सोसाइटीज को ये डिसीजन लेना चाहिए इफ सेल्फ रिडेवलपमेंट में उनको जाना है या डेवलपर के साथ जाना है, बिकॉज देन ओनली आफ्टर दिस रिपोर्ट, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, दे गेट टू नो कितना प्रॉफिट मार्जिन है। लाइक अभी दोपहर में हमने कैलकुलेट किया, उसमें सिर्फ कुछ 12% प्रॉफिट मार्जिन बच रहा था। देन द प्रोजेक्ट इज नॉट वायबल फॉर द डेवलपर। थैंक यू वेरी मच। मैंने अपना नंबर शेयर किया मेरे ग्रुप से, यदि आपको कनेक्ट होना इस तरह के अवेयरनेस एजुकेशन के ग्रुप से, यदि मेरे जितने स्पीकर्स आते हैं उनसे कनेक्ट होना है, तो मेरे नंबर पर सिर्फ आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है और अपना नाम लिखना है। आपको ये पीपीटी भी मिल जाएगी, ये पीपीटी भी आपको अपने व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, तो प्लीज आप मेरे मोबाइल पर कनेक्ट करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें। थैंक्स टू सीए जूली पलांडे जी, आज की जो कीनोट स्पीकर है। जूली बहुत थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। नेक्स्ट फ्राइडे फिर मिलेंगे 6 PM, आप सभी को एक नए सब्जेक्ट से रूबरू करवा। थैंक यू जूली, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।